नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है और आज हम एमका की डेवलपमेंट को लेके एक और बुरी खबर के बारे में बात करने वाले हैं। कल हमने आपको बताया था कि अभी एमका के लिए जो रिवाइज टाइमलाइन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसके मुताबिक एमका की पहली टेस्ट फ्लाइट को 2028 के बाद या 2031 के बीच ही किया जा सकता है और इसकी फुल स्केल प्रोडक्शन यहाँ पे 2027 के आसपास शिफ्ट होने की उम्मीद किया जा रहा है। और इसके पीछे जो मेन कारण था वो फंडिंग को बताया गया था, जिस वजह से एमका की डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन अभी इसमें एक और दिक्कत सामने आई है और ये एमका की डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं बल्कि इसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड होने वाला है। अब इनिशियली प्लान किया गया था कि एमका को एसपीवी मॉडल यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसमें एक सेपरेट कंसोर्टियम को फॉर्म किया जाएगा और इसमें बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंपनी मौजूद रहेंगे। मेनली जो प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और आफ्टर सेल सर्विस का काम रहने वाला है उसको प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा देखा जाएगा और एचएएल यहाँ पर बस एक गवर्निंग बॉडी का काम करेगी। और इनिशियली इसमें कई इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अभी इसमें कोई भी लीड करना नहीं चाहता है, क्योंकि अभी तक भारत में किसी भी कंपनी के पास या किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास एरोस्पेस सेक्टर में इतना खास अनुभव नहीं है। और कुछ कंपनी का ये कहना है कि उनके पास फिलहाल एमका जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने के लिए स्किल्ड मैन पावर नहीं है और ना ही एक्सपीरियंस भी मौजूद है। तो अगर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में उनको एक बार मौका दिया जाता है तो उसमें से लिए गए एक्सपीरियंस को बेस करके वो एमका को मैन्युफैक्चर करने के बारे में कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर की भी बात करें तो इसका जो प्रोडक्शन था वो एमका की प्रोडक्शन के साथ लगभग मैच कर रहा था, यानी कि इन दोनों का टाइमलाइन लगभग सिमिलर था। तो इससे एक्सपीरियंस को गेन करके एमका को बनाने का जो प्लान था, इससे एमका की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी डिले होने की उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि पहले तो अभी तक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को फाइनल नहीं किया गया है और अगर इसको आज ही फाइनल किया जाता है या टेंडर आज फाइनल कर दिया जाता है तो इनकी प्रोडक्शन आने वाले 3 साल के बाद ही शुरू किया जाएगा और सभी 114 फाइटर जेट की प्रोडक्शन कंप्लीट होने के लिए 5 से 7 साल लग जाएंगे और उसके बाद जाके इन कंपनीज के पास फाइटर जेट को बनाने का एक्सपीरियंस आएगा और तब तक 2033 आ चुका होगा, जो कि अगेन एमका की प्रोडक्शन को सेम प्रोजेक्टेड टाइमलाइन में शिफ्ट करने वाले, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। तो शायद इसी वजह से इस नए प्रोजेक्टेड टाइमलाइन को यहाँ पे इशू किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स के लिए अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक फ्रेश आरएफआई को इशू किया जा रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए 10 से 12 पैसिव सर्वेलेंस सिस्टम को खरीदने की बात की गई है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैसिव सर्वेलेंस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, फिर किस तरीके का सिस्टम होता है, अब नॉर्मली जो सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म होते हैं वो रडार की मदद से काम करते हैं और रडार की मदद से हम दुश्मन के बारे में पता लगाते हैं। रडार किस तरीके से काम करता है इस पर मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसको एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रडार किस तरीके से काम करता है। लेकिन वो एक एक्टिव सर्वेलेंस सिस्टम है जिसमें रडार पहले रडार वेव्स को छोड़ता है और जो सिग्नल दुश्मन की फाइटर जेट से टकराकर वापस आते हैं उसके मदद से उनके बारे में पता चलता है। लेकिन ये जो सिस्टम है एक पैसिव सिस्टम है, ये अपने आप से कोई सिग्नल को जनरेट नहीं करता है, बल्कि ये दुश्मन की तरफ से छोड़े जाने वाले रडार सिग्नल्स को और रेडियो सिग्नल को ट्रैक करता है, जिससे एक्यूरेटली दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और मिसाइल के बारे में पता चलता है और उसको ट्रैक किया जा सकता है। और अगर इनको एक्टिव सर्वेलेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके इस्तेमाल किया जाता है तो ये एयर डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। इनकी एक और खास बात ये कि जब भी कोई रडार से हम दुश्मन की कोई एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करते हैं तो तुरंत ही दुश्मन के रडार वार्निंग रिसीवर से उसको ये पता चल जाता है कि दुश्मन की तरफ से उसको डिटेक्ट किया जा रहा है, फिर ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन पैसिव सिस्टम से अगर हम दुश्मन की किसी सिस्टम को डिटेक्ट करते हैं या ट्रैक करते हैं तो इससे टेक्निकली दुश्मन को पता नहीं चलता है कि उसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और ये सिस्टम किसी भी एक्टिव सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म के मुकाबले काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और इनकी एक और खास बात ये है कि इनकी मदद से हम दुश्मन की स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक्टिव सिस्टम इतनी आसानी से वहां पे नहीं कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन एयरक्राफ्ट यानी कि Su-30 MKI फाइटर जेट की तरफ से है। कुछ दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक रिपोर्ट में बात बताया गया था कि अभी इंडियन एयरफोर्स की सुखोई में एक नई मॉडर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को इंस्टॉल किया जाने वाला है। अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सभी सुखोई में रशियन ओरिजिन SAP-518 जैसे सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था।
ये भी एक इफेक्टिव जैमर था, लेकिन ये ओल्डर जनरेशन के रडार को, खास करके पीएसआर रडार को जैम कर सकता था, लेकिन ये मॉडर्न एएसआर रडार को इतना इफेक्टिवली जैम नहीं कर पाता है, जिस वजह से डीआरडीओ की तरफ से एक नई एएसआर जैमर को डेवलप किया जा रहा था, जिसको एक्टिव प्रोडक्शन जैमिंग पोर्ट का नाम दिया गया था और अभी इसको सुखोई में इंटीग्रेट करके टेस्ट करना शुरू किया गया। डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी सुखोई में इंडिजिनस जैमर को इंटीग्रेट करके टेस्ट करना शुरू किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में सुपर सुखोई अपग्रेड पैकेज में भी एक पार्ट बनने वाला है। ये एक मॉड्यूलर जैमर होने वाला है जिसको आसानी से सुखोई में हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं और किसी भी फ्यूचर अपग्रेड में ये आसानी से कॉम्पैक्टेबल बनने वाला है और इसको भी सुखोई के अलावा तेजस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट एक नई डिवाइस की तरफ से है, जिसे अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया। इसका नाम फिलहाल के लिए IOBT रखा जा रहा है, जिसको अभी इंटरनेट ऑफ बैटलफील्ड थिंग का नाम दिया जा रहा है। इसको डीआरडीओ की सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की तरफ से डेवलप किया गया, जो कि एक AI पावर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, जो कि सोल्जर्स को रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड करने वाला है। इसको हमारे सोल्जर्स की हेलमेट के ऊपर कुछ इस तरीके से फिट किया जा सकता है और इसमें मल्टीपल कैमरा और लीडर जैसे सिस्टम मौजूद हैं, जो कि लगातार सोल्जर की आसपास के एरिया की एक 3D मैप को जनरेट करता है और इसमें अपनी खुद की GPS सेंसर भी मौजूद है, जो कि सोल्जर को उनके एक्यूरेट पोजीशन के बारे में लगातार इन्फॉर्म करता रहता है और साथ ही इसमें दुश्मन की पोजीशन के बारे में भी और फ्रेंडली यूनिट्स की पोजीशन के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारी जवानों की एक टीम जंगल से होते हुए जा रही है और उनको जंगल का एक 3D मैप मिल रहा है, यानी कि लाइव मैप मिल रहा है और लगातार लाइव फीड में दुश्मन की पोजीशन के बारे में उनको पता चल रहा है और अपनी फ्रेंडली यूनिट्स के बारे में उनको पता चल रहा है, तो उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस किस हद तक बेहतर बनने वाला है। अभी तक मोस्टली हमारे सोल्जर्स को तब नुकसान होता था जब हमारे दुश्मन पहले हमारे ऊपर हमला करते थे, क्योंकि वो छुपकर घात लगाकर बैठे रहते थे और अचानक से आकर हमला कर देते थे। लेकिन अगर इन डिवाइस को हमारे सोल्जर्स के हेलमेट में इंटीग्रेट किया जाता है तो उसके बाद हमारे सोल्जर्स के ऊपर सरप्राइज अटैक करना लगभग नामुमकिन बनने वाला है, क्योंकि हमारे जवानों को पहले से ही छुपे हुए दुश्मनों के बारे में पता चलने वाली है, जिससे हमारे जवानों को बैटलफील्ड में ईगल आई या फिर गॉड व्यू जैसे पावर मिलने वाला है, जिससे हम दुश्मन को चुन चुनकर टारगेट कर सकते हैं। और ये IOBT सिस्टम बंकर्स और फोर्टिफाइड बिल्डिंग्स और इवन GPS जैमर लगे हुए एरिया में भी सही तरीके से ऑपरेट कर सकता है, जिस वजह से किसी भी तरीके की एनवायरनमेंट में हमारे जवानों के पास दुश्मन के मुकाबले बेहतर पोजीशन मौजूद होने वाला है। अगला अपडेट एरो इंजन की तरफ से है। फिलहाल हमारी जो इंडिजिनस एरो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो तो कंप्लीट होने में थोड़ा समय लगने वाला है, लेकिन इस बीच भारत और US के बीच जनरल इलेक्ट्रिक की 414 INS6 इंजन को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए डील को फाइनल किया चुका है, जिसको 2023 के एंड में फाइनल किया गया था और इसमें अभी भारत की तरफ से 99 एरो इंजन को खरीदने का फैसला किया गया। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को इन इंजन्स की 80% तक टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने की बात की गई है। अब जैसे कि इन इंजन को अभी भारत में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है, तो इनको बनाने के लिए मेड इन इंडिया सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है, तो इसमें इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स को भी अभी भारत में बनाने का प्लान किया जा रहा है। अब एरो इंजन का जो मेन सेक्शन होता है वो इसमें इस्तेमाल होने वाली मेटल होता है, जो कि किसी भी आम मेटल के मुकाबले कई गुना ज़्यादा मजबूत और हीट को रेजिस्ट करने की क्षमता रखता है, क्योंकि जेट इंजन जब चलता है तो उसके अंदर की टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड को भी पार कर सकता है और इतने में कोई आम मेटल आसानी से मेल्ट कर जाएगा, जिस वजह से इनको बनाने के लिए सुपर एलॉयज का इस्तेमाल किया जाता है। अभी भारत में बस एक ही ऐसी कंपनी मौजूद है जो कि इस तरीके की सुपर एलॉयज को बना सकती है और वो मिश्र धातु निगम लिमिटेड है। तो अभी ये फाइनल किया गया कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से भारत में बनाए जाने वाले जनरल इलेक्ट्रिक 414 INS6 इंजन को बनाने के लिए मेटल को सप्लाई किया जाएगा और खास करके हाई परफॉर्मेंस एक्स निकल वेस्ट सुपर एलॉयज को सप्लाई किया जाएगा। इनिशियली इनको इन इंजन्स को बनाने के लिए कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन 2027 तक जब इनमें फुल स्केल में मेड इन इंडिया सिस्टम का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि मैक्सिमम इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, तब इसमें ज़्यादातर मेड इन इंडिया सुपर एलॉयज का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जा सकता है, जो कि इनिशियली प्रोडक्शन में 40% के आसपास होने वाला, लेकिन 2027 के बाद इसको 80% तक इंक्रीज करने की बात की गई है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।